नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का आर.डी. शर्मा से 5.5। हम लोगों के पास एनसीईआरटी में इसके बारे में बस हिंट्स दे करके छोड़ दिया, तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10th क्लास में तो है ही है, जब आप 11th क्लास के एपी जीपी के बारे में पढ़ेंगे तो उस वक्त भी आएगा। और अगर आप मैथ में आगे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि मान लीजिए ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, तो ग्रेजुएशन वगैरह चैप्टर में खास करके बीएससी वगैरह में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जनरली। मगर इसके बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं, मान लीजिए कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह का, या आजकल तो एक नया चला है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जिसमें आप ग्रेजुएशन के लिए अच्छे कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपको। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। एपी से रिलेटेड ही चीज़ होगा, छोटे मोटे चीज़ों को समझते हैं और फिर आगे की तरफ देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत साधारण तरीके से 3-4 चीज़ों के बारे में बात किया गया। पहला तो ये बोला गया कि कोई भी नंबर जब एपी के फॉर्म में होगा, वो नंबर कोई भी होगा, अगर आपको आपके ऊपर दिया जाए कि कोई भी नंबर एपी के फॉर्म में है, 3 नंबर एपी के फॉर्म में है, तो आप किस किस नंबर को चूज़ करेंगे। मगर हाँ, ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो एपी के टर्म में तो होना चाहिए, मगर नंबर नहीं होना चाहिए, वो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होना चाहिए, कुछ ऐसा कि XYZ के फॉर्म में। तो जनरली हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं कि ए, बी और सी, हमेशा हम लोग जब भी बात करते हैं तो इसमें ए, बी और सी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि 3 नंबर अगर एपी में लिखा हुआ तो लेट ए, बी एंड सी आर इन द फॉर्म ऑफ एपी, वेयर बी माइनस सी एंड सी माइनस बी इज इक्वल टू डी। यही हम लोग बोलते हैं, प्रैक्टिस इसी चीज़ कर रहा है। मगर थोड़ा सा अप्रोचेस को यहाँ पर चेंज करके देखते हैं। अप्रोच को चेंज करने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे लिख दें कि ए माइनस बी, 3 टर्म के बारे में, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, ये 3 टर्म मेरे पास में एपी में है, तो इसका मतलब यहाँ पे सीख भी लेते, सीखना है हम लोगों को। तो 3 टर्म मेरे पास में एपी में आ गया और इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंसेस आ गया वो आ गया डी का। हम लोग इसी तरीके से आगे चीज़ों को समझते हैं। मेरे पास में जो एपी के फॉर्म में लिखा हुआ टर्म था वो आ गया ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। कॉमन डिफरेंसेस क्या निकला इसके, अगर हम बी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको बी लिख लीजिए, अगर हम बी के टर्म में लिखेंगे तो इसको बी लिखेंगे, अगर हम डी के टर्म में लिख रहे होते इसको तो यहाँ पे डी लिख देते, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो प्रैक्टिस अपना अपना आप जैसे चाहें वैसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लिखा होता ए माइनस 3D, फिर लिखा होता ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, अगर ये टर्म मेरे पास में दिया होता जहाँ पे 4 टर्म के बारे में बात चल रहा है, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ये 4 टर्म मेरे पास में एपी में लिखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे, जिसमें 4 टर्म्स आपको सपोज करने के लिए बोल दिया जाएगा, आपके ऊपर दे दिया जाएगा कि आप डिसाइड कीजिए कि क्या नंबर आने वाला है, तो उस तरह के कंडीशंस में हमेशा हम लोग इसी नंबर को लेंगे। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये जो 2 दिख रहा है आपको, मतलब कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो टर्म दिख रहा है, बेसिकली ये कैंसिल आउट होकर के ना 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ये खासियत होता है। और इसके कॉमन डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो 2D का जो है यहाँ पे डिफरेंसेस निकल के सामने आएगा। यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि ए के फॉर्म में और डी के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में अलग अलग से लिख करके समझाया जा सके, ताकि ये दिक्कत ना रहे कि आखिर ये नंबर बनेगा कैसे, आया कैसे। अगर 5 टर्म दिया हुआ होगा तो कैसे करेंगे, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, 5 दिख रहा है। और इसके बीच का कॉमन डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो कॉमन डिफरेंसेस डी दिखाई देगा। देख लीजिए, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे, इसमें से इसको, या किसी भी टर्म में से किसी भी टर्म को माइनस करेंगे, हमेशा जो डिफरेंसेस आएगा वो डी का ही आएगा। तो ये कहने का ये मतलब होगा कि मेरे पास में 4 टर्म दिया होगा तो हम लोग क्या सपोज करेंगे, ए माइनस 3D। अगर 5 टर्म दिया होगा तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए, वापस से ए माइनस डी को ए प्लस 2D, सॉरी ए प्लस डी, और ए माइनस 2D को ए प्लस 2D कर देंगे यहाँ पे। तो ये इस फॉर्मेट में लिखना आसान हो जाता है। होता है इससे ये फ़ायदा है कि जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है तो इन दोनों से तो खूब क्वेश्चन रहता है। ये स्कूल्स वाले जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें भी आएगा। स्कूल के बाहर के बारे में बात करें तो जनरली उसमें 5-6 टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। और वैसे भी जब आप आर.डी. शर्मा पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल उम्मीद किया जाएगा आपसे कि आप कम से कम 6 टर्म के बारे में जो लिखा हुआ बुक में कम से कम इतना तो करके जाएंगे। तो खैर, अब हम लोग 6 टर्म के बारे में बात करें तो लिखेंगे ए माइनस 5D, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, और वापस से ए प्लस डी से स्टार्ट करेंगे, ए प्लस 3D और ए प्लस 5D। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करें तो 6 आ गए यहाँ पे, और इन सब के बीच के कॉमन डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो डी आ जाएगा, यानी कि 2D आ जाएगा कॉमन डिफरेंसेस। तो देखिए, ऐसा नहीं कि केवल इसी टर्म को लिखना होता है हर जगह पे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लिखवाया गया है बोर्ड पे वही लिखेंगे।
मगर हमेशा आप ये कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम लोग डिफरेंसेस के बारे में बात करें, किसी भी तरह के डिफरेंसेस के बारे में बात करें, खास करके एपी के डिफरेंसेस के बारे में, तो अगर आप इस तरह के टर्म को लेते हैं तो मैथ बनाना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है किसी भी चीज़ का। तो मेरे ख्याल से ये 4-6 चीज़ लिखा हुआ दिख गया होगा आपको। इन दोनों का यूज़ थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू 3 टर्म ऑफ एपी और 4 टर्म ऑफ एपी में से। मगर हाँ, अगर बुक में लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल से जब आप इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत और सही। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि लिखने का तरीका किस फॉर्मेट में होगा, तो अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और चैप्टर आते हैं सीधा 5.5 पे। किस तरह से कैसे क्या काम किया गया है लिखेंगे, और इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 5.5 में जो पहला क्वेश्चन है मेरे सामने में, वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 8x + 4, 6x - 2 एंड 2x + 7 आर इन एपी। आपके पास में लिखा हुआ है 8x + 4, 6x - 2 और 2x + 7। हम लोगों को ये चीज़ पता होना जाना चाहिए था अब तक के मामले में कि अगर मेरे पास में 3 टर्म लिखा हुआ तो ये होगा फर्स्ट टर्म, ये होगा सेकेंड टर्म और ये होगा थर्ड टर्म। इसमें से पूछ रहा है कि डी का वैल्यू बताइए, एक्स का वैल्यू बताइए कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा। बहुत साधारण सा बात है कि अगर हम लोग A2 में से A1 को माइनस कर लें तो मेरे पास में क्या आएगा, डी। उसी तरह से अगर A3 में से A2 को माइनस कर लेंगे तो भी मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, डी का। अगर एनी हाउ हम इसको फर्स्ट बोल दें और इस इक्वेशन को सेकंड बोल दें, हालांकि ये इक्वेशन को फॉर्म नहीं कर रहा मगर समझाने के लिए अगर हम लोग बात करें तो दोनों का राइट साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब है दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे A2 - A1 = A3 - A2। इस फॉर्मेट में आ जाएगा ये। अगर थोड़ा सा इस पर और जो मतलब अपने मैथ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, हालांकि ये माइनस दिख रहा है और प्लस दिख रहा है तो काट मत दीजिएगा इन दोनों को, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ का माइनस जब उस तरफ जाएगा तो बल्कि ऐड ही हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ A2 = A1 + A3। ये चीज़ निकल के मेरे पास में आ जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर इन एनी हो हम लोग ये बात अगर समझ में आ गया हो हम लोगों को, तो अब इसके बेसिस पे हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपको और मेमोराइज करना हो चीज़ों को, तो आप इसको एज ए फार्मूला याद रख सकते हैं। अगर याद ना भी रखना चाहें तो ये टर्म माइनस ये टर्म = ये टर्म माइनस ये टर्म, तो भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोगों का अब से जो हम लोग ट्राई करेंगे वो डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से मैथ को और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अब तो ये चूँकि बना के आ चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं, तो इसी बेस करके बना लेते हैं। 2 लिख दिए। A2 की जगह पे लिखा हुआ है 6x - 2 = A1 की जगह पे लिखा हुआ है 8x + 4 और A3 की जगह पे लिखा हुआ है 2x + 7 का वैल्यू। सिंपली इसको सॉल्व कर देना। ये क्या जाएगा, 12x - 4 = 8 + 2 करेंगे तो 10x और 7 + 4 करेंगे तो 11। इस 10x को आप उधर भेजेंगे तो 12x - 10x करने पे क्या रिजल्ट आएगा, 2x का, तो 2x आ गया। इस 4 को अगर आप इक्वल टू किस तरह भेजेंगे और 11 + 4 को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 + 4 15 का, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, 15/2 का। हालांकि हमेशा अक्सर इस तरह के मैथ में देखा गया है कि इस तरह का नंबर कुछ आता नहीं है, मगर फिर भी अगर आपको ये इस तरह का नंबर पर कोई शक लगे तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हालांकि फ़िलहाल के लिए ये बात तो सही है कि यहाँ पे यही इसका आंसर है और आपको इसमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं। मगर अगर एग्ज़ाम्स में कुछ इस तरह का आंसर आता है जहाँ पे ये नेचुरल नंबर के अलावा कोई और नंबर होल्ड कर रहा हो ना, तो एक और बार दिमाग में बैठ ही जाता है ये चीज़। उम्मीद करते हैं दिख गया होगा आपको। और उसके बाद क्या होता है कि मामला थोड़ा सा ख़राब होता है। इससे बढ़िया है कि एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप जो बनाए हैं, या तो अपने ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहिए कि जो बना के आए हैं वो बिल्कुल सही है, मगर इसके चक्कर में कभी कभी आदमी ओवर कॉन्फिडेंट होता है, तो उससे बचने की ज़रूरत है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ x + 1, 3x एंड 4x + 2 आर इन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मेरे ख्याल से ये उसी तरीके से बनेगा जैसे कि ऊपर नंबर में बना था। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया, ट्वाइस ऑफ A2 = A1 + A3, तो बहुत अच्छा। वरना आप A2 - A1 = A3 - A2 करेंगे तो भी आपका x का वैल्यू सेम ही तरीके से बनेगा, उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है शो दैट a - b² (a² + b² एंड a + b² आर इन AP। इसने पूछ दिया आपसे इसने पूछ रहा है कि a - b² (a - b², a² + b² और तीसरा लिखा हुआ है टर्म आपका a + b²।
ये पूछ रहा है इसमें कि क्या ये जो 3 टर्म है वो AP के फॉर्म में है या नहीं। इससे बचने का एक तरीका ये है हमारे पास में, हालांकि बचने का क्या तरीका है, एक तरीका तो सिंपल साधारण से ये दिख रहा है कि अगर हम लोग A2 में से A1 को माइनस कर दें, दूसरी तरफ A3 में से A2 को माइनस कर दें, और तब जो डिफरेंसेस निकल के आएगा अगर वो सेम आएगा तो हम लोग इस कंडीशन में बोलेंगे कि मेरे पास जो नंबर आ रहा था वो बिल्कुल सही है, यानी कि AP के फॉर्म में चल रहा है। तो A2 में से A1 को माइनस करते हैं, लिखते हैं A2 माइनस A1। A2 की जगह पे लिखा हुआ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, माइनस करना है A माइनस B का होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो आप एग्जाम्स में तो लिख करके आएंगे, मगर यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला ही पुट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ तो ब्रैकेट का लगाना कंपलसरी बन जाता है, वरना अधिकतर जगहों पे गलती क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। बच्चा शुरू में इसको तो मल्टीप्लाई करता है इसे, मगर इसके बाद वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना भूल जाता है। ये हड़बड़ी के चक्कर में ऐसा हो जाता है, मगर इस चीज़ से बचिए। माइनस जहाँ पे लगा हुआ हो, ब्रैकेट का काम जहाँ पे हो, वहाँ पे आप कम से कम ब्रैकेट को लगा करके ही मैथ बनाना स्टार्ट कीजिए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस 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 प्लस प्लस सब कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा रह गया, 2AB। कहने का ये मतलब है कि A2 में से A1 को जब माइनस किए तब जो डिफरेंसेस आया वो आया आपका 2AB का। अगर A3 में से A2 को माइनस करें और तब जो डिफरेंसेस अगर 2AB का आ जाए तो हम लोग बोलेंगे ये टर्म मेरे पास, ये जो 3 टर्म है एटलीस्ट वो मेरे पास में AP के फॉर्म में है लिखा हुआ। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, A प्लस B होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिंपली सॉल्व कर देना है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो वही ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास में क्या बचा यहाँ पे, 2AB। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर डिफरेंसेस सेम आएगा तो डिफरेंसेस सेम के कंडीशंस में हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि ये जो टर्म लिखा हुआ है A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और A प्लस B का होल स्क्वायर, ये तीनों का तीनों जो टर्म है वो AP के फॉर्म में है और ये AP फॉर्म करवा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो लेवल 1 का आखिरी पार्ट है, लेवल 1 का केवल। 3 numbers are in AP if the sum of these number be 27 and the product is इतना, find the number। 3 numbers are in AP, 3 नंबर को AP में रखने के लिए बोला गया है। तो 3 नंबर को AP में रखेंगे तो A माइनस D, A और A प्लस D लेंगे। 3 नंबर जो से मेरे पास में AP के फॉर्म में आ गया। अगला ये बोल रहा है आर इन AP इफ़ द सम ऑफ दीज नंबर बी 27, तो जहाँ पे सम के बारे में बोला वहाँ पे सम का साइन लगा देते हैं, कॉमा हटा करके 27 के इक्वल हो गया। फिर ये बोल रहा है कि इन सब का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 648 का। तो प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि पहले इसके बारे में काम कर लेते हैं फिर प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होगा, मेरे पास में 3A इज इक्वल 27 आ गया, यानी कि A का वैल्यू क्या आएगा 27/3 विच इज़ इक्वल टू 9। ये सिंपल से कहानी था यहाँ तक का 9 का। अब प्रोडक्ट करने बोला, यानी कि A माइनस डी इंटू A और A प्लस डी इज इक्वल टू 648 का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A प्लस बी यहाँ पे दिख रहा है और A माइनस बी यहाँ पे दिख रहा है। बचपन से हम लोगों का सबसे फेवरेट जो फॉर्मूला रहा है वो यही रहा है कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। ये दोनों तो उसी टर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, पूरे पे ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, इंटू A लिखिए इज इक्वल टू 648। जहाँ कहीं भी A लिखा हुआ है आप क्या करेंगे, वहाँ पे 9 से रिप्लेस कर सकते हैं इस नंबर को। तो अगले स्टेप में हम लोग उसको रिप्लेस कर लेते हैं, हालांकि यहाँ बनाया जा सकता है, नीचे जगह है मगर फिर भी A स्क्वायर की जगह पे 9 का स्क्वायर कर लेते हैं और B स्क्वायर की जगह पे B स्क्वायर रहने देते हैं। A की जगह पे 9 इज इक्वल टू 648। अब 9 से सीधे से काट देते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई के टर्म में है। मल्टीप्लाई में ये दोनों जब भी टर्म होगा तो इस नंबर को इस नंबर से कैंसिल आउट किया जा सकता है। 9 कैसे होता है, 9 7 जा 63, 1 कैरी रहेगा, 1 8, 9 2 जा 18। अब यहाँ लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 72 माइनस 81। 81 क्यों, 9 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर 81 आएगा, इक्वल टू इस तरफ आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा। हालांकि देखिए इस चीज़ को लेकर डिबेट तो है ही कम से कम कि b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा या केवल प्लस 3 आएगा।
अगर हम लोग रूल्स के तहत बात करना चाहें सही ढंग से तो हमेशा ये समझ में आएगा कि जो मेरे पास में नंबर बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर में जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि b इज़ इक्वल टू √9 कर देंगे तो रूट के अंदर से जब भी वैल्यू हम लोग बाहर की तरफ निकालते हैं वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही बताएगा, वो नेगेटिव वैल्यू के बारे में बात ही नहीं करेगा। तो आप भी यहाँ पे क्या करेंगे कि b इज़ इक्वल टू सिंपली लिख देंगे 3, तो भी आपका काम बन जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये आपका डिमांड कर रहा है कि ये टर्म का AP क्या आएगा, तो फर्स्ट टाइम आपको AP का क्या दिख गया, 9 दिख गया, तो 9 आप लिख देंगे, बॉक्स बना लेंगे या फिर कॉमा दे करके जैसा आपका मन करे। 3 अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और यहाँ कहीं पे B और D का गलती तो है, यहाँ पे D और B से रिप्लेस कर लिया गया है। तो आप एक काम कर लीजिएगा अपने लिए, यहाँ पे छोटा सा हिंट्स दे लीजिएगा इसके ठीक नीचे कि लेट, अब गलती तो देखिए हो चुका आदमी से, D इज़ इक्वल टू B। इसे होगा क्या कि यहाँ आप यहाँ पे तो वो कर दिए, D लिखा हुआ तो B में कन्वर्ट हो गया था, अब ये गलती हो गया ह्यूमन एरर की जगह की वजह से। तो A प्लस B का होल स्क्वायर समझा रहे थे तो A² माइनस B² समझा रहे थे, तो उसी के चक्कर में यहाँ पे B लिख दिए, मगर ऐसा गलती आप एग्जाम में मत कीजिएगा। तो ये इसी फॉर्मेट में चल रहा है, इसका मतलब ये हो गया, तो आप यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा कि D इज़ इक्वल टू 3। अब 9 आ गया, दूसरा टर्म अगर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 12, नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे तो 15, फिर क्या बन जाएगा 18, और 3 डॉट लगा दीजिएगा, 3 डॉट 4 डॉट लगा देंगे। जनरली 3 डॉट का मतलब ये होता है कि जो टर्म है वो आपका AP के फॉर्म में आ गया। ये ना केवल 9, 12, 15, 18 होगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले का नंबर 6 हो जाए, इससे पहले का नंबर 3 हो जाए, ये नंबर भी काम करता है कभी कभी। तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे नंबर आप सपोज से किए। अच्छा, इसमें एक गलती जो होता है वो एक गलती के बारे में और बात करते थे जो अभी अभी अचानक से फिर से हो गया। यहाँ पे इस बात को समझिए, इस चीज़ को हटा दीजिए। हम लोग 3 AP को जो सपोज किए थे वो यहाँ पे सपोज किए थे, ये 3 AP था मेरे पास, ना कि वो वाला AP जो हम लोगों का माइंडसेट चल रहा था A प्लस D वाला, वो काम नहीं करना था। यहाँ पे जो लिखा हुआ तो वो काम करना था। तो मेरे पास जो पहला जो AP का जो टर्म बन रहा है वो क्या बन रहा है यहाँ पे बताते हैं। A की जगह पे क्या पुट करेंगे 9, और D मेरे पास में क्या निकल के आया 3 का, तो पहला जो AP का टर्म होगा वो 9 माइनस 3 करेंगे तो वो 6 का आएगा। वो 9 वाला टर्म को थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो गलती हो गया अचानक से ही, क्योंकि ध्यान से हट गया तो ये गलती हो गया। A की जगह पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है 9 का, तो आप इसे 9 लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या दिख रहा है A प्लस D, और A की जगह पे 9 और D की जगह पे क्या बोले लेने के लिए 3 लेने के लिए, तो 9 प्लस 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसी तरह से इसके आगे का टर्म और पीछे का टर्म भी चलेगा, मगर हाँ आपके पास में जो टर्म 3 टर्म बोला गया था बताने के लिए, तो उस 3 टर्म को आप ऐसे ही लिखेंगे, 6 का, 9 का और 12 का। उम्मीद करते हैं कि ये जो गलती अचानक से हो गया मेरे से, उस गलती से आप सबक लेंगे और उस गलती को सीखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 का, 9 का और 12 का। अच्छा, अब अगर हम लोग आगे एक स्टेप आगे की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो इसका लेवल 2 है उसकी तरफ आप आ जाता है। देखिए लेवल 2 थोड़ा सा लेवल 1 से लेंदी भी हो सकता है, और हो सकता है आपके थिंकिंग लेवल्स को थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर की तरफ ले जाए, इसलिए इसका नाम लेवल 2 दिया गया है। लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन AP इज़ 21। तो वही कहानी, A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 21, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 6। ये बना के भी समझ लेते हैं कि मेरे पास जो नंबर लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था A माइनस D प्लस A प्लस D इज़ इक्वल टू 21, यानी कि सिंपल सा बात है 3A इज़ इक्वल टू 21, और A के बारे में बात करें तो 7 ही आ गया मेरे पास में, ठीक। फिर आगे ही बोल रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, यानी कि A माइनस D इंटू A प्लस D इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 6। सेकेंड टर्म में से क्या हो जाता है वो 6 बढ़ जाता है। वही A प्लस बी इंटू A माइनस बी का कहानी स्टार्ट हो गया यहाँ पे, यानी कि A² माइनस D² इज इक्वल टू A प्लस 6। ये 6 लिखा हुआ B में और 6 में कन्फ्यूज मत हो, यहाँ पे D लिखा हुआ था तो D ही लिख रहे हैं, अगर B लेते तो B में 6 में कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के लिखा गया नंबर को। A की जगह पे लिख देंगे 49, तो आगे आपके पास में माइनस D² इज इक्वल टू A की जगह पे 7 प्लस 6 कर लेते हैं, A की जगह पे 7 प्लस 6 करेंगे तो आ जाएगा 13, तो सीधे 13 ही लिखते हैं, 13 प्लस 49 सॉरी माइनस 49।
अब इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36 माइनस डी स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। डी का जो वैल्यू निकल करके आया वो निकल करके आया 6 का। मेरे पास में यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ रहा होगा। डी का जो वैल्यू निकल करके आया है वो निकल करके आया 6 का, यानी कि अब वही कहानी है कि डी को जब भी हमने पुट कर दिए तो वो रूट के अंदर में डाले, इस वजह से इसका अब वहाँ पे चाहें तो एक स्टेप और ऐड कर लीजिएगा कि d इज़ इक्वल टू √36, और जब भी हम रूट से बाहर किसी चीज़ को निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ पे d का वैल्यू आ जाएगा। अब फाइंड द 3 टर्म्स, तो अभी से पता है कि मेरे पास फर्स्ट टर्म निकला हुआ दिख रहा था 7, मगर ये फर्स्ट टर्म 7 में 6 को ऐड नहीं करना है, गलती से सीखते ही हम लोग, तो 6 ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कि 7, ये मत लिखिएगा, वो दोनों चीज़ बता दे रहे हैं। 7 में 6 ऐड करने का हम लोग इससे पहले का यही प्रैक्टिस था, +13 +6 अगर ना ऐड करेंगे तो 19, ये मत कीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। तो कैसा बना करके आना एग्जाम्स में, ऐसा a की जगह पे 7 -6, यानी कि जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आपका आएगा 1 का। a की जगह पे 7 लिखा हुआ तो 7 लिख देंगे। अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, a की जगह पे 7 और d की जगह पे 6, तो 7 + 6 13 का, ये आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा। 1 7 13 का ये जो आएगा वो आपके पास में आंसर निकल के आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द 4 नंबर्स इन AP। 4 नंबर लिखा हुआ है, वो चारों के चारों नंबर क्या है, AP के फॉर्म में लिखा हुआ है। फोर नंबर्स इन AP हो सम इज़ 50, सम करने पे क्या आएगा 50 आएगा। इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 4 टाइम्स द लीस्ट, ठीक है। 4 नंबर इन AP बोल रहा तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि AP का 3 नंबर जो होगा A - 3D, A - D, A + D और A + 4D। यहाँ पे एक सेकेंड, 4D से पहले बोल रहा है फाइंड 4 नंबर्स इन AP हो सम इज़ 50। हाँ, हो सम इज़ 50, तो अब ऐसे बात है सबके सम करने बोला तो सम कर लेंगे, इज़ इक्वल टू 50, साधारण सा बात है। इसमें भी वही होगा कि जितना भी मेरे पास में D वाला जो टर्म लिखा हुआ है, ये जितने में D लिखा हुआ टर्म है वो सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास में क्या आएगा, 4A इज़ इक्वल टू 50, यानी कि A इज़ इक्वल टू निकल के आ गया 25/2 का, ये वैल्यू आगे निकल गया A का। आगे ये बोल रहा है इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 4 टाइम्स द लीस्ट। अब यहाँ पे इस बात को समझिए कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से किसके बारे में वो बात करना चाह रहा है। अगर आप यहाँ पे A के और D के नेचर को देखेंगे तो ये पाएंगे कि दोनों का दोनों नेचर पॉजिटिव है, वहाँ पे A और D दोनों का नेचर पॉजिटिव है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे -3 लिखा हुआ है और वहाँ पे +3 लिखा हुआ है। अब आप ये सोच के देखिए, कभी भी 2 पॉजिटिव नंबर को आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या उसका वैल्यू 0 होगा, तो जवाब मिलता नहीं। 2 पॉजिटिव नंबर को आप कभी भी ऐड करेंगे, जहाँ तक कि अगर हम लिमिट के बारे में बात करें, क्लास 11th में जो हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में भी बात करेंगे, तो वो टेंड्स टू 0 की तरफ इशारा कुछ कर सकता है, मगर वो 0 भी नहीं होने को तैयार होगा। इस कंडीशंस के बारे में बात है। तो नेगेटिव के बारे में अगर वो 0 हो भी जाए, एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये मान लेते हैं कि वो एक समय के बाद 0 हो जाएगा, तो नेगेटिव तो कम से कम नहीं होगा। इस बात को लेकर कंफर्मेशन मिल गया। 2 पॉजिटिव नंबर को, कोई से भी नंबर उठा लीजिए पॉजिटिव नंबर, जब भी आप उसको ऐड करेंगे तो वो कभी भी किसी भी कंडीशंस में नेगेटिव नहीं होगा। तो नेगेटिव नंबर यहाँ पे कौन दिख गया, ये दिख गया, यानी कि ये नंबर छोटा और वो नंबर बड़ा। पहले तो ये बात दिमाग में क्लियर हो गया। अब ये बोल रहा है उसके बाद 50 इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 4 टाइम्स द लीस्ट। 4 टाइम्स लीस्ट से बड़ा है, यानी कि A - 3D इज़ इक्वल टू A + 3D, ये कर दिए। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 4A - 12D इज़ इक्वल टू A + 3D, ये इस तरफ आएगा और ये -12D उस तरफ जाएगा, तो सिंपल लिख दें 3A इज़ इक्वल टू 15D और A इज़ इक्वल टू 5D, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक और स्टेप कर लेते हैं कि A की जगह पे, क्योंकि हमको D फाइंड करना है, तो A यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। 2 इक्वल टू का एक लाइन में नहीं आता, तो हम लोग इसकी जगह पे इम्प्लाइज का साइन दे के बात समझते हैं, लिखेंगे, या फिर यहाँ कर लेते हैं ना, सिंपल साधारण सा। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन था। ये A इस तरफ आया, 3D आ गया, ये इस तरफ आया, 15D आ गया, दोनों कैंसिल आउट कर दिए। अब यहाँ से D का वैल्यू अगर निकाले तो क्या लिखेंगे, D इज़ इक्वल टू A की जगह पे 25/2 लिख देते हैं, इंटू 1/5 कर देते हैं, समझने और समझाने के लिए। क्यों, ये 5A/5 है और A की जगह पे क्या लिख दिए 25/2, तो ये ऐसा आ जाएगा 1/5 में। 5 5 इज़ 15, यानी कि D के जो वैल्यू निकल के आया वो आ गया 5/2 का।
अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ से वैल्यू को फाइंड करना है कि इस जगह से वैल्यू मेरे पास में क्या निकल करके सामने आएगा। तो जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है वो लिखा हुआ a माइनस 3d, यानी कि a की जगह पे क्या लिखेंगे 25/2 माइनस d की जगह पे लिखना 5/2, मगर वहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 5/2। 5 3 से 15 दोनों के एलसीएम के बारे में बात करें तो 2 एलसीएम आ जाएगा, या कॉमन लेके बाहर निकालना चाहते हो तो बाहर निकल जाएगा 1/2। 25 माइनस 15 करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगा 10 का, और उसके बाद जो नंबर आएगा वो नंबर निकल के आएगा 5 का। यानी कि फर्स्ट टर्म के बारे में अगर बात किया जाए तो फर्स्ट टर्म आपके पास निकल के आ गया 5 का। सेकेंड टर्म के बारे में a माइनस डी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब ऑब्वियस बात है मेरे पास तो थोड़ा सा स्पेस कम है, मगर आप उस स्पेस को बढ़ा सकते हैं। a माइनस डी लिखा हुआ, a की जगह पे क्या लिखा हुआ 25/2, और d की जगह पे क्या निकाल के आए 5/2 का। जिसके बारे में बात करें तो 1/2 कॉमन ले लेते तो 25 माइनस 5 लिखेंगे, यानी कि 1/2 इंटू 20 कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आपका सेकंड नंबर आ गया। फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया, तो ऑब्वियस बात है कि 5 10 15 20 इस तरह का नंबर जाएगा, मगर जब भी आप स्टार्ट करेंगे वो नंबर 5 से स्टार्ट कीजिएगा, इसके अलावा किसी अलग जगह के नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो अनलेस एंड अनटिल जब तक आपका सपोजिशन इस फॉर्मेट में चल रहा है तब तक। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी फॉर्मेट में बनाया जाए तो ही मैथ बने, मगर हाँ अगर आपके पास में ऑप्शंस है तो आप बना सकते हैं। खैर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक का जो कहानी है वो आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि 3 टर्म 4 टर्म जो एपी में लिखा हुआ होता है उसका वैल्यू क्या है, और हम लोग उस तरह के वैल्यू को क्यों लिखते हैं, क्या ज़रूरत है उसका। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। बोल रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज़ 12। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज़ 12। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज़ 12। तो ठीक है, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज़ इक्वल टू 12। कितना सिंपली है, यानी कि 3a इज़ इक्वल टू 12, a इज़ इक्वल टू 4, a इज़ इक्वल टू 4, ये निकल के साथ आ गया, ये a लिखा होगा, a इज़ इक्वल टू 4। यहाँ तक का काम कर लिए। बहुत जैसे जैसे मैथ बोलते जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम के साथ अच्छाई ही ये है कि जैसे जैसे मैथ आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे इसको आगे की तरफ बढ़ाना है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 12 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज़ 288। क्यूब करने पे 288 आना चाहिए। हम लोग यहाँ पर डी लिए तो यहाँ पे डी ही लिखेंगे, 288 लिखा हुआ है। a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a का होल क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू 288। मेरे ख्याल से यहाँ तक का बात समझ में आ रहा होगा। फाइंड द नंबर। अब ये नंबर भी बोल रहा है तो इसी फॉर्मेट में नंबर को फाइंड करना है। यहाँ पे a माइनस डी लिखा हुआ है, और हम लोगों को पता होना चाहिए कि अब 10th क्लास में आ गए तो इतना तो उम्मीद करते ही हैं आपसे कि इतना पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला लिखेंगे तो कॉपी कर लीजिएगा इसको, a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a डी स्क्वायर। ये हो यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला आ गया आपका इसका। ये a क्यूब लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे सिंपली a क्यूब, और फिर इसका फॉर्मूला यानी कि a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 288। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको सिंपली फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देना है, वैसा कुछ खास तो है नहीं इसमें। अब क्या करना है, जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। जैसे कि कैंसिल आउट 3a स्क्वायर b यहाँ पे हो रहा है और d क्यूब यहाँ पे हो रहा है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेंगे। मेरे पास में नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है a क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब करने पे क्या नंबर आएगा 64। 4 4 16, 16 इंटू 4 क्या हो गया। अच्छा एक बात और है कि यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो इतना इंटू 3 कर लेते हैं। शुरू में उस बात पर ध्यान दिए नहीं थे तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो 3 इंटू 64 हो जाएगा। और या नहीं अगर आपको फिर भी झमेला लग रहा है तो एक सिंपली इसको ऐसे लिख लीजिए 3a क्यूब प्लस यहाँ पे ये टर्म और यहाँ पे ये टर्म ऐड होगा यानी कि 6ad स्क्वायर इज इक्वल टू 288। ये नंबर आ जाएगा। हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब a का अगर क्यूब करना बोला जाए यानी कि 4 4 से 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64 लिखा हुआ 4 3 जा 12 1 कैरी 6 3 जा 18 प्लस 1 19 यानी कि 192 का। ठीक 64 को अगर आपको वैसे भी दिक्कत हो तो 64 को ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं, कर लीजिएगा 192 का।
यहाँ पे लिखा हुआ +6, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 4 और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। इस नंबर को इधर ला करके माइनस करने का वही सारा काम है, यानी कि 4 6 जगह क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 192 कर लेते हैं, यहाँ पे 192, तो 8 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 6, यहाँ पे क्या बचा हुआ 18 में से 9 जाएगा तो 96, और वो पहले से भी 1 तो इसके पास चला गया तो 1 - 1 करेंगे तो 0। 24 से हम लोगों को पता है कि 4 टाइम्स में क्या आ जाता है, ये आ जाएगा, यानी कि d इज़ इक्वल टू क्या निकल के आ गया 2 का। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी के चक्कर में पहले वाला जो प्रैक्टिस है 4 फर्स्ट टर्म लिख के मत आइएगा, 4 6 8 वाला टर्म नहीं लिखना है। a की जगह पे 4 यहाँ पुट करेंगे और d की जगह पे 2 उस वाले में पुट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म जो आपके पास निकल के आएगा वो आएगा 2 का, नेक्स्ट टर्म जो निकल के आएगा 4 का, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म निकल के आएगा वो आएगा 6 का, और इसी तरह से ये आपका जो फॉर्मेशन बनेगा वो AP के फॉर्म में फॉर्म हो जाने वाला है। ठीक, ये ना हो कि पहले वाले की तरह आप ये गलती कर लीजिएगा कि 4 + 2 6 + 2 8 और फिर बाद में ये हल्ला करिएगा कि जो बना के आए हैं बिल्कुल सही बना के आए हैं, उसमें गलती क्या होता है, क्योंकि जनरली होता क्या है, आदमी पहला टर्म को 4 बोल दिया, फिर 6 बोल दिया, 8 बोल दिया, जबकि फर्स्ट टर्म 2 से स्टार्ट होगा। ठीक, अब आपके मन में ये सवाल मैक्सिमम आ सकता है कि ऐसा क्यों हर बार, क्यों? क्योंकि हम लोग जिस सपोजिशंस के बेस पे, पहले बात तो यही है कि हम लोग जिस सपोज के आधार पर मैथ को बना रहे हैं वो बन ही इस तरह से रहा है। ठीक, जिसमें पहला जो टर्म आएगा उसके बारे में बात करें तो वो 2 से स्टार्ट होगा, ना कि 4 से। अब ये सोच के देखिए ना कि किसी को पैसा को डिस्ट्रीब्यूशंस करना होगा 3 लोगों के बीच में, आप किसी को 4 रुपये से स्टार्ट करेंगे, 4 6 8 दे देंगे तो आपके पास पैसा ही कम जाएगा। 2-4 रुपये चलिए बहुत बड़ा बात आपके लिए शायद ना हो, मगर आप ये सोच के देखिए जहाँ पे 4 लाख रुपए देना हो, 4 करोड़ देना हो, अपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए उस वक्त पे आके आपका क्या हालत होगा। तो खैर 7वां नंबर तो हो गया, समझ में भी आ गया होगा। 8 नंबर के बारे में बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स। ऑब्वियस बात है कि आप किसी चीज़ को 4 पार्ट्स में बांटना चाहते हैं, इसका मतलब ये होगा कि उन चारों पार्ट को जब आप ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 56 के इक्वल हो जाएगा। तो बोलने लिखने का तरीका है a - 3d प्लस a - d प्लस a प्लस d और प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 56, ये लिखा हुआ नंबर है। सारा d कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4a इज इक्वल टू 56, a इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14। ठीक, अच्छा, डिवाइड 56 in 4 parts such that the ratio of the product of their extreme to the product of their means, यानी कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और बीच वाले का जो रेशियो लिखा हुआ है वो रेशियो लिखा हुआ 5:6 का। पहले लिख के बताते हैं, a - 3d इंटू a प्लस 3d अपॉन a - d इंटू a प्लस d का जो रेशियो है वो है 5:6 का। ये रेशियो दिया हुआ क्योंकि एक्सट्रीम के बारे में बात किया और मीन के बारे में बात किया, तो मीन मतलब क्या, बीच का नंबर। ये तो ये 4 नंबर में से मीन क्या होगा, मेरे पास दोनों ही नंबर मीन में आ जाएगा, इसीलिए इसका बारे में बात कर लिया। वही कहानी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो मेरे पास फॉर्मूला निकल के क्या आएगा a² माइनस 9d²। इसको सिंपली लिख देते हैं, d स्क्वायर करेंगे तो 9d का होल स्क्वायर करना होगा, सॉरी 3d का होल स्क्वायर करना होगा, और 3d का होल स्क्वायर करने पर 9d² आएगा। उसी तरह से यहाँ पे है a² माइनस d² इज इक्वल टू 5/6। स्क्वायर करते समय हमेशा ये याद रखिएगा कि 5/6 का होल स्क्वायर मत कर दीजिएगा, वरना मामला गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a की जगह पे क्या लिखा हुआ 14, तो जैसे जो लिखा हुआ उसको आप सॉल्व कर लेंगे। 14 के स्क्वायर करने पे क्या आता है 196 माइनस 9d² अपॉन ये 1 बड़ा हो गया। हाँ, a की जगह पे 14 का स्क्वायर करेंगे वापस से 196 माइनस d² इज इक्वल टू 5/6। बहुत सा बच्चा खुशी के मारे ये करता है कि इन दोनों को काट देता है, और ये बहुत अच्छे बच्चों को ये गलती करते हुए देखें। आप इस गलती को मत कीजिएगा, ये दोनों कभी कैंसिल आउट नहीं होगा। ये d से इसको मत काट दीजिएगा, ये कभी नहीं होता। आपको बेसिकली करना क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद जाके d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। d का जो वैल्यू फाइंड आउट होगा वो वापस से इसको इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में रखेंगे, तो जा करके आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप खुद बना लीजिएगा चीज़ों को। 8 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें। लिखा हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन AP इज़ 18।
first three numbers of an AP is 18. If the product of the first and third term is 5 times the common differences, find the three numbers. अब उस 3 numbers के बारे में पूछ रहा है. देखिए मेरे ख्याल से इस मैथ में समझ में आ गया होगा कि मैथ आगे प्रोसीड किस तरह से करेगा. अगर आपको मैथ बनाने आ गया तो फिर हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आ गया. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 numbers in AP arithmetical progression is 18 if the product of the first and third term is 5 times the common differences. Find 3 numbers. ठीक है. द सम ऑफ फर्स्ट 3 numbers आर इन AP. जैसे ही ये बोला अब हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर जाना चाहिए कि मेरे पास में A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है. ऑब्वियस बात है कि इसमें 3A इज इक्वल टू 18 यानी कि A का जो वैल्यू आएगा वो कितने का आएगा 6 का. मेरे ख्याल से यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अब समझ में आ रहा होगा. अगला पार्ट इसका बोल रहा है अब इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज़ 5 टाइम्स. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो होगा वो क्या होगा. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म पहले लिख कर लेते हैं और थर्ड टर्म इज़ 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंसेस. और वैसे बात है कि इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बात करते हो क्या लिखेंगे A माइनस ऑफ माइनस A एंड प्लस D, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. ये A और ये कैंसिल हो जाएगा. मेरे पास जो डिफरेंसेस बचेगा वो कितने का बचने वाला D का, यानी कि कॉमन डिफरेंसेस का 5 टाइम्स होने वाला है. द सम ऑफ द फर्स्ट 3 numbers आर इन AP इज 18 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंसेस. कॉमन डिफरेंसेस का मतलब इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंसेस का मतलब हो गया इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे. A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 करने पे जो कॉमन आएगा यानी दोनों का डिफरेंस तो कॉमन ही होगा तभी AP के फॉर्म में जाएगा तो इसके इक्वल आ गया. अभी बोल रहा फाइंड द 3 नंबर ही पूछ रहा है. तो ठीक है मेरे पास में A माइनस डी स्क्वायर यहाँ से देख करके समझ में आ गया कि ये A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है. इसका मतलब होगा 5D. अब यहाँ पे क्या बात है कि A प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में पहले भी बात कर चुके हैं. A की जगह पे क्या वैल्यू पुट करना है 6 का. तो साधारण बात ये हो गया कि माइनस डी स्क्वायर प्लस 36 माइनस 5D इज इक्वल टू 0. 5D को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेकर के आ गए और यहाँ से क्या करते हैं पूरे में से माइनस कॉमन ले लेते हैं या फिर इस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इस टर्म को भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये पूरा टर्म का क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा यानी कि डी स्क्वायर प्लस 5D. तो सीक्वेंस में भी लिख लेते हैं क्योंकि अब हम लोग को लग रहा होगा कि ये जो टर्म मेरे पास में जा रहा है वो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में जाना शुरू कर दिया है. तो जैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ बढ़ेगा उसको हम लोग को ठीक से लिख लेना होगा. अब आगे का काम करना है. अब ऐसे बात है 36 चाहिए 9 4 जो 36 होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 5D प्लस 9D माइनस 4D माइनस 36 इज इक्वल टू 0. जिनको पता नहीं होगा उनके लिए बता दे रहे हैं कि 36 का को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर से जो कि 1 लिखा हुआ है. तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया. अब इसका अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर कैसे निकलेगा 36 का. छोटा से छोटा फैक्टर निकाल लेते हैं. यहाँ पे बता दे रहे 36 का फैक्टर कैसे निकाल लेंगे. 2 से 18 2 से 9 3 और यहाँ पे भी 3. तो मेरे पास में 2 दिन आ गया. अब इन चारों का यूज़ करते हुए हम लोग को क्या लेकर के आना है कि प्लस और माइनस करने पे 5 आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करें 2 नंबर ही आना चाहिए. यहाँ पे 4 नंबर भले लिखा हुआ है मगर इसका 4 का ऐसा पेयर बना लेना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए -36 आए और प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी करेंगे मगर रिजल्ट आना चाहिए -5D का. अगर आप इस सीक्वेंस में देखेंगे तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 से 36 आएगा. इस चीज़ को ये कंफर्म पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है. दूसरी तरफ क्या है कि जैसे ही हम लोग इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे सॉरी ये 5D गलती से लिखा गया और यहाँ पे 4D होगा. ये ऐसा कर लीजिए. शायद जल्दीबाजी के चक्कर में डी स्क्वायर प्लस 9D माइनस 4D माइनस 36 इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा. अब यहाँ पे कंडीशंस क्या बना. इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36 माइनस 36 आ गया. बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस से +5D आ जाएगा. प्लस का साइन आएगा. फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेना होता है
तो d कॉमन लेंगे तो d प्लस 9 और लास्ट के 2 टर्म में से 4 कॉमन लेंगे तो d माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपके पास में क्या आ गया, d प्लस 9 और दूसरा आ गया d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आ गया, आइदर d प्लस 9 इज इक्वल टू 0 यानी कि d इज इक्वल टू माइनस 9, और के बारे में बात करें तो d माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यानी कि d इज इक्वल टू प्लस 4। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक का बात समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये वैल्यू आया तो आया कैसे। अब हम लोगों को एक और स्टेप्स आगे की तरफ बढ़ जाना है, जो यहाँ पे बचा हुआ था कि d मेरे पास में 2 आ रहा है और मेरे पास में 3 लिखा हुआ है, a अपनी जगह पे फिक्स है, तो इसका 2 टर्म मेरे पास में निकल के आएगा। देखिए बॉक्स बनाने का कोई खास कारण नहीं, बस समझाने के लिए बना दिया जा रहा है। पहले हम लोग 9 रखते हैं, पहले हम लोग रखते हैं माइनस 9, तो 6 माइनस ऑफ माइनस कर, क्योंकि मेरे पास में a माइनस डी लिखा हुआ है और वैल्यू क्या पुट करें d की जगह पे माइनस 9 का, तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, इसके जगह पे माइनस 9 आएगा, तो a माइनस ऑफ माइनस 9 यानी कि प्लस d हो गया। a प्लस डी का मतलब 6 प्लस 9 करने पे क्या आ जाएगा 15। दूसरे नंबर के बारे में a को खुद ही बोल रहा है तो 6 रहने देते हैं, ये छोटा कर लीजिए थोड़ा सा ऐसा, और a प्लस डी का मतलब हो गया 6 माइनस 9 यानी कि माइनस 3। ये आपके पास ए पी का एक पार्ट आ गया। दूसरे में बोल रहा है कि d इज इक्वल टू प्लस 4, तो d इज इक्वल टू प्लस 4 का मतलब सिंपल 4 रखेंगे तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आएगा। यहाँ पे 6 का 6 ही आ जाएगा, और यहाँ पे वैसे भी समझ रहे हैं कि 4 का डिफरेंसेस पे जा रहा है, तो 6 प्लस 4 यहाँ के नंबर पे 4d रख करके पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के आंसर में मेरे पास में 2 आंसर निकल के सामने आएगा। पहला तो हो जाएगा आपका 15, 6 और माइनस 3, और दूसरा हो जाएगा 2, 6 और फिर 10 का। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक का बात समझ में आना शुरू हो गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके अगले पार्ट पर जाते हैं। अगला पार्ट बेसिकली क्या है, इसी का मतलब जो लेवल सेकंड था वो लेवल सेकंड खत्म हो गया है। अब हम लोग लेवल थर्ड की तरफ बढ़ के जाएंगे। लेवल थर्ड में बोल रहा है, पहला क्वेश्चन था एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP हुज कॉमन डिफरेंसेस इज 10, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ये बात बोल रहा है कि इसमें जो क्वाड्रिलेटरल्स लिखा हुआ है वो AP के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, अगर वो क्वाड्रिलेटरल AP के फॉर्म में है तो हम लोगों को ये तो पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उस क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल आएगा, सारे एंगल को सम करने पे जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमेशा क्या होगा, एंगल का सम करने पे 360 का आएगा। आप इसको पहले ही पढ़े होंगे कि मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो हम सारे एंगल का सम अगर करेंगे तो 360 के इक्वल आएगा। एंगल का सम हमेशा 360 के इक्वल आएगा। यहाँ पे वही बोल रहा है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड AP हुज कॉमन डिफरेंसेस इज 10। और वैसे बात है कि अगर हम सपोज कर लेते हैं इस एंगल को x बोल दें तो ये कितने का होगा, x प्लस 10 का, ये कितने का हो जाएगा, x प्लस 20 का, और ये कितने का होगा, x प्लस 30 का। हर एक के बीच का जो कॉमन डिफरेंसेस दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है, 10 का दिख रहा है। तो सबको आपको ऐड कर देना है, तो यहाँ पे ही ऐड करके समझते हैं कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 4x का, प्लस 10 प्लस 20 30 प्लस 30 60 इज इक्वल टू 360। माइनस कर देंगे तो 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली 300 का, और x का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा तो कितने का आ जाएगा, 7 टाइम्स में 75 का। x का 75 निकला है तो ये कितने का आएगा, 75 प्लस 10 यानी कि 85 का, 85 प्लस 10 95 का, और 95 प्लस 10 कितना होगा, 105 का, और ये कितने का आएगा, 75 का। मेरे ख्याल से अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो ये ज़्यादातर क्या था कि लॉजिकल एक तरह का बेस समझ लीजिए, इस पर ये बेस करके बनाया गया था। इसमें कुछ खास वैसा AP जैसा कोई बात तो था नहीं। सिंपल अगर आप नहीं भी जानते तो भी आप इसको कॉमन तरीके से बना सकते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट दीज आर इन AP। 3 पार्ट्स में तोड़ना है 207 को, तो वही A माइनस डी, A और A प्लस D करेंगे, जिसमें से कि 3A इज इक्वल टू 207 होगा, तो D का वैल्यू कितने का आ जाएगा, 69 का, हाँ सॉरी A का वैल्यू आ गया 69 का। तो अब आगे बोल रहा है ये, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4 6 2 3। तो सिंपल से ये भी कहानी है, इसमें भी कुछ खास तो है नहीं।
आपके पास में कोई टर्म लिख दिया गया है AP के फॉर्म में, बोला है कि जिसमें से A के बारे में अगर हम लोग बात करें तो A आ गया 207 का, तो 69 का आ गया, 3 से डिवाइड करने। अब ये रटा रटा काम है, तो मेरे ख्याल से अभी समझ में आ रहा होगा। ये हो गया। फिर बोल रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्टीज, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, A माइनस D और A, इन दोनों को स्मॉलर पार्ट बोले। इसका जो रिजल्ट आया है 4 6 2 3 आया हुआ है। देखिए हम लोगों को इतना कम से कम अब बड़े क्लासेस में अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि 69 के टेबल से ये हो सकता है तो पूरी तरह से कट जाए, या नहीं तो इसका जो फैक्टर आएगा, यानी कि पहला फैक्टर तो 3 हो गया और दूसरा फैक्टर क्या होगा 23। ठीक, इन दोनों में से किसी एक से तो ये कैंसिल आउट होगा, या हो सकता है कि पूरा का पूरा कैंसिल आउट ही हो जाए। तो लिख देते हैं 69 माइनस D, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं 4 6 2 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 23, 3 इंटू 23। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ऑब्वियस से पता है कि ये 3 की टेबल से तो कैंसिल आउट होगा। 10 15 3 से पहले काट देते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा और 3 1 जा। अभी 23 की टेबल से डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 7 टाइम्स में, क्योंकि 7 3 जा 21, 1 लिखेंगे, 2 कैरी होगा, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। तो यहाँ पे कितना कैरी आउट चला गया आपका, 7 3 जा 21, तो 2 21 का 22 23 आएगा, और 21 यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ये कैंसिल आउट होने को तैयार नहीं है। या इसको डिवाइड कर लीजिएगा ना, ये कैंसिल सही किया गया है। 3 1 जा 3, 4 6 5 टाइम्स में, 15 1 2 4 टाइम्स में, और 3 1 जा अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसी को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिवाइड ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ये बात तो तय है। 7 टाइम्स में नहीं जाएगा, क्योंकि 7 3 जा क्या होता है 21, 2 कैरी होगा, 7 2 जा 14 प्लस 2 16 हो जाएगा, तो 6 टाइम्स देखते हैं, सिंपल डिवाइड ही कर लेते हैं। 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, तो मेरे पास में कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको। ये आ गया 6, ये आ गया 1 और ये आ गया 1। 7 टाइम्स में 7 3 जा 7 2 जा 14 15 16, ये 67 आ जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जनरली क्या होता है, कैंसिल आउट हो ही जाता है, इसमें कोई बचने का चांस ही बहुत कम होता है। तो मेरे पास में क्या बचा रह गया, 69 माइनस 67 इज इक्वल टू D, और D इज इक्वल टू क्या आ गया 2, ये याद रखेंगे हम लोग। अब मेरे पास में 69, तो A का फर्स्ट टर्म जो लिखा हुआ था वो 69 तो आ गया। अब मेरे पास में 3 टर्म बोल रहा है, तो A माइनस D, A और A प्लस D के फॉर्म में इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, और जैसे ही टूटेगा फिर हमारे पास में मैथ जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा बनाना कि कैसे बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस गलती से ना थोड़ा सीख लेंगे कि एग्जाम्स में कभी भी गलती किस छोटे से छोटी वजह से हो सकता है। खैर, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहे थे एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP, ठीक है, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP हो सकता है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो ठीक है, ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट ना, तो सपोज कर लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। ये बात मान लेते हैं कि एंगल ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट नंबर जो होगा वो हम लोग ले लेते हैं B को, ऐसा सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, या से बोल सकते हैं, यहाँ पे से बोल देते हैं, हम लोग मान लिए इस चीज़ को। तो अगर हम इसको द ग्रेटेस्ट एंगल, एक फिर से द ग्रेटेस्ट एंगल इज़ ट्वाइस द लीस्ट, तो ग्रेटेस्ट एंगल मेरे पास में ये है, ट्वाइस द लीस्ट होने का मतलब ये हो गया A माइनस D। अब इन दोनों को सॉल्व करना है कि ये मेरे पास वैल्यू लिखा हुआ है, तो सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि A प्लस D इज इक्वल टू 2A माइनस 2D। ये A इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, और ये इस तरफ आ जाएगा, तो 3D इज इक्वल टू A। दो तरीका है सॉल्व करने का, हम लोगों को या तो दोनों ही तरीका बता देते हैं। रेशियो के फॉर्म में अगर बात करें तो A अपॉन D, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो A इस D को यहाँ पे हम लोग भेज सकते हैं, वही काम किए, A अपॉन D इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1।
तो ये रेशियो के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे हम लोग ए को ट्रीट करेंगे एज ए 3 और डी को ट्रीट करेंगे एज ए 1, इसी के फॉर्म में हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस डी को डी की तरह रहने दीजिए, हाँ ऐसा हो गया। अब हम लोगों को ये पता लग गया कि मेरे पास ए पी के फॉर्म में अगर लिखा हुआ होगा तो ए पी के फॉर्म में बेसिकली क्या होगा, एंगल ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ये एंगल आएगा। अच्छा, इसका सम करने पे क्या आता है, 180 के इक्वल आ जाएगा। अगर ये 180 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास में 3a इज इक्वल टू क्या आएगा 180, यानी कि a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 का। दो तरीका बनाने का, या तो हम a की जगह पे 3 रख दें, तो a की जगह पे 3 रखने का मतलब होगा, a के जगह पे 3 रखने का मतलब ये होगा कि बेसिकली ये 3x इज इक्वल टू 60 होगा, यानी कि x का वैल्यू जो आना था वो कितने का आ गया 20 का। यानी कि a अगर 20 का मतलब a अगर 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल a x का वैल्यू कितने का आ गया। टोटल के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग 3x से, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे x हो जाएगा। दोनों को रेशियो के फॉर्म में अगर बात करेंगे तो x लिख देते हैं। अब हम लोगों को ये पता है कि a और d का जो रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 3:1 का, यानी कि 3 यहाँ पे आएगा तो d का वैल्यू कितने में आएगा, इसका 1/3 हो जाएगा हर कंडीशंस में। तो x मेरे पास में निकल करके आएगा 20 का, तो a मेरे पास में जो टोटल वैल्यू निकलेगा वो आएगा 60 का, क्योंकि 3 को वैसे बात है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a मेरे पास में जो टोटल निकल के आएगा वो 60 का निकल के आ गया, और d जो निकल करके आया वो आ गया 20 का निकल के। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो ये ऐसे निकल के आएगा। x की जगह पे सिंपल है कहानी, 20 को पुट कर दिए, 3 को 20 से मल्टीप्लाई किए 60 आ गया, और x के जगह पे सिंपल 20 को रहने दिए तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो d आ गया 20 का। ये अपॉन लिखा हुआ नहीं, ये वैल्यू लिखा हुआ दोनों का, a इतने का d इतने का। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। 60 माइनस 20 करने पे जो पहला नंबर मेरे पास में आएगा वो आएगा 40 का, फिर आएगा 60 का, और फिर हट जाएगा 80 का। ये सारा डिग्री में आएगा, क्योंकि एंगल के बारे में बात चल रहा है तो सारा डिग्री में आएगा। दूसरी तरफ हम लोग ये कर सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसी नंबर को पुट कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3d इज़ इक्वल टू 60, और यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि d का जो वैल्यू आना था वो आ गया 20 का। तो सिंपल, आप जैसे भी बनाएंगे मैथ तो वैसे ही बनेगा। अगर हम इसके बीच के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे तो भी आप वैल्यू को इसी तरीके से लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे लिख करके समझाने का कोशिश किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर, तो लिखो, बोल रहा है द सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन AP। बोल रहा है द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन AP इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल इज 7:15 लिस्ट। ठीक है, द सम ऑफ एंगल कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोगों को अगर देखिए, हम लोग जिस पढ़ रहे थे जब सीख रहे थे तो ये बताए थे कि कॉमन डिफरेंसेस एक में d का 2d का d का 2d का आ रहा था। तो अब डायरेक्ट के बारे में ही अगर बात करेंगे तो भी हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से नंबर को लिखा जाता है। तो सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन AP 32। सम के बारे में बात किया तो मेरे पास में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो जब कभी 4 नंबर मेरे पास में लिखा हुआ होगा तो उसको लिखने का जो तरीका होगा वो स्टार्ट करते हैं a माइनस 3d a माइनस डी से। तो वही लिख लेते हैं a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। इस सब को अगर हम ऐड करेंगे तो 32 के इक्वल आएगा, ये गिवन है आपके पास में। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द मिडिल टू टर्म्स, तो 5:7 लिखा होगा। ठीक है, तो सारा का सारा d मेरे पास में कैंसिल आउट हो गया। 4a इज इक्वल टू 32, यानी कि a इज इक्वल टू 7 का आ गया, डिग्री नहीं 7 का, सॉरी 8 का ये 8 का आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है ये कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का करने पे और मिडिल टू टर्म का करेंगे तो 7:15 का आएगा, यानी कि 3a माइनस 3d को मल्टीप्लाई करना है a प्लस 3d से, और बीच का मिडिल निकालेंगे यानी कि a माइनस डी और a प्लस डी करेंगे तो नंबर आएगा 7:15 का। तो जो नंबर आएगा वो आएगा 7/15 का। अब ये मेरे पास में दिख ही रहा है, a की जगह पे 8 दिख रहा है, यानी कि सिंपली हम लोग ये करने वाले हैं कि a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। यहाँ पे इन दोनों को काटने की गलती मत कीजिएगा वरना मैथ ही गलत हो जाएगा। आपको a की जगह पे 8 पुट करके बनाना है तो बना सकते हैं, और या नहीं तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का जो डर होता है उससे आप बचने का कोशिश करेंगे। तो एक एग्जांपल बना के दिखाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 15a² माइनस 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135d² इज इक्वल टू 7a² माइनस 7d²। दोनों a वाला टर्म को एक तरफ लेके आ जाना है, तो 7 लिखा हुआ इधर है वो उस तरफ आएगा तो -7 हो जाएगा। 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 8a² माइनस, ये इक्वल टू, ये टर्म अगर इस तरफ आ गया और -7d लिखा हुआ है, यहाँ पे -135 है, तो ऑब्वियस बात है इधर आकर कि ये 128d² के फॉर्म में आ जाएगा। काटने से बचना है हम लोगों को। ए की जगह पे क्या लिख देना, 8 लिख देना, यानी कि 8 × 8 इज इक्वल टू 128, या इससे भी बचना चाहते हैं तो अपॉन में 128 इज इक्वल टू d²। हुआ यहाँ पे ये कि आप a के वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो a का स्क्वायर क्या हो जाता है 64। 15 को 64 से मल्टीप्लाई करना होता। जो बच्चा मल्टीप्लिकेशन के डर से डरता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और कहीं गलती हो गई तो पूरा का पूरा मैथ में पानी फिर जाएगा, उसके लिए ये चीज़ ठीक था। अब इसको काट लेते हैं। 4 के टेबल से स्टार्ट करते हैं काटना। और 8 के टेबल से ही कट जाएगा ये। 8 1 ज़ा 8, 4 और 48 हो गया 6 टाइम्स में, ठीक है। 8 की टेबल से 8 2 ज़ा 16, 2 की टेबल से ये 4 टाइम्स में, यानी कि d² का वैल्यू जो आ गया d इज इक्वल टू √4 आ गया, और d का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 2 का आ गया। तो जब d का वैल्यू आपके पास में 2 निकल के आ गया तो वैल्यू को पुट नहीं कर लेंगे, a की जगह पे 8 लिखा हुआ है और वही बॉक्स बना के दिखा देते हैं। a की जगह पे 8 रख दिए, d की जगह पे 2 रखेंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए 6, 8 माइनस करेंगे तो पहला जो नंबर आएगा वो कितने का आ गया 2 का। दूसरे वाले में 8 रखे -2 किए तो 8 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 6 का। अब 4 पता लग गया तो 10 और 14 तो हम लोग खुद ब खुद लिख देते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है हम लोगों का जो मैथ का जो पार्ट है वो लगभग ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। जो छोटा मोटा मेरी तरफ से जो गलती हुआ है उसके लिए आप उस चीज़ को ज़्यादा इग्नोर कीजिएगा थोड़े समय के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरह से और कैसे मैथ को अप्रोच लिया जाता है, किस कौन कौन सा तरीका डिफरेंट हो सकता है जिससे ये मैथ आसानी से बनना स्टार्ट हो जाए। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मगर हाँ, एक छोटा सा बात और है, जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस हम लोग क्लास में भी इसी के बारे में डिस्कस तो करते ही हैं कि अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम बचा रह जाता है तो हिंट्स भी दे देते हैं कि हम लोग को ऐसे ऐसे ये चीज़ करना है। तो सेम कहानी क्या कर देना कि ऑनलाइन क्लास में भी स्टार्ट कर लिए हम लोग। ऑनलाइन क्लास में क्या स्टार्ट कर लिए हैं कि मेरे पास में हम लोगों को पढ़ना क्या है अगली क्लास में, इसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ताकि अगर आप अगले क्लास में आइएगा तो बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहिएगा, लगेगा कि हाँ कुछ सुना हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया ही आ गया है मेरे सामने में, ऐसा नहीं लगेगा फिर। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले सम के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर लिख दिया जाता था, सपोज कि कोई नंबर ही AP के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसका सम करने के लिए बोला गया, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास इतना सारा नंबर दे दिया गया। शुरू में तो ये बहुत 2-4 नंबर तक तो आसान लग रहा होगा, मगर उसके बाद अचानक से ये क्या होता है, डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए AP में एक फार्मूला दिया गया है जिसका मतलब सिंपल बहुत साधारण सा फार्मूला है, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इसके बारे में बात कर चुके हैं। n जो भी होगा वो नेचुरल नंबर होगा, कितना नंबर ऑफ टर्म्स आया है टोटल। a के बारे में बात करेंगे तो a हो जाएगा फर्स्ट टर्म, d वही नंबर ऑफ टर्म्स, d का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंसेस। अब इस फॉर्मूले पर ज़रा सा ध्यान दीजिए, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि n/2 a + n - 1 × d, ये लिखा जा सकता है। अगर आप इस फॉर्मूले से परिचित होंगे a + n - 1 × d, तो इस पूरे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, an बोल सकते हैं। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a + an, n हल्का सा नीचे कर लीजिएगा, n ऐसा, a + an। तो मेरे पास में हम लोग जो 2 फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं मैक्सिमम, वो ये यूज़ करेंगे और एक इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अच्छा, एक बात और, इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 और a + l, यानी कि लास्ट टर्म। तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला चलता है, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि मैथ में किस तरह का किस फॉर्मेट में पूछ रहा है और आपको शॉर्ट में कितना जल्दी से जल्दी बना लेना है। तो
मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हम लोग अगले क्लास में इसी चीज़ को पढ़ेंगे, हालांकि घबराने की बात नहीं है, इसको और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि एसएन किस तरह से आता है, इसका यूज़ कहाँ पे हो सकता है, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर को अगर ऐड करने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछेगा तो कैसे लगेगा, और इसी तरह से हम लोग अपना अगला कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वैसे तो मेरे वीडियोज़ पे देखिए ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहा, 10 मुश्किल से मुश्किल 10-15 व्यूज़ ही आ रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है तो बार बार बोलेंगे कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने जगह का नाम ज़रूर बताइए कि हम इस जगह से हैं, ताकि मुझे ये पता लग सके कि मेरे वीडियो इस जगह तक पहुंच रहा है। तो उस लैंग्वेज के हिसाब से, वहाँ के मेंटलिटी के हिसाब से आप जैसे सजेस्ट करेंगे वैसा भी वीडियो बनाएंगे, तो आपको भी फ़ायदा होगा और इससे कहीं ना कहीं मेरा भी इनडायरेक्ट वे में फ़ायदा होगा कि मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा इससे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, इतना समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।